रामपुर इंडिया के दिल में एक छोटा सा गांव था। जिंदगी सरल थी, लोग दयालु थे, लेकिन रामपुर पर एक साया मंडरा रहा था। यह साया था टोना का। टोना गांव के बाहर रहती थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते थे। वो कहते थे कि उसके पास काली शक्तियां हैं, जादू। उसकी झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, दिन के उजाले में नहीं और रात में तो बिल्कुल भी नहीं। टोना के बारे में कहानियां सुनकर किसी की भी रूह कांप उठती थी। चिबाही राहुल गांव के मुखिया का बेटा था। वो 13 साल का एक जिज्ञासु लड़का था। वो टोना की कहानियों से डरा हुआ और साथ ही आकर्षित भी था। एक दिन राहुल अपने दोस्तों विजय और अमित के साथ था। वो टोना के बारे में बात कर रहे थे। वो टोना के बारे सीधा कक्का थी। जाओ ना राहुल, अगर डर नहीं लगता है तो। राहुल का अभिमान आहत हुआ। वो चुनौती से पीछे नहीं हट सकता था, खासकर अपने दोस्तों के सामने। उसने विजय को गलत साबित करने की ठान ली। अमावस की रात थी। आसमान में चांद का कोई निशान नहीं था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों के बीच हवा गरज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी इस रात की भयानकता को महसूस कर रहे हों। बारिश उन पर बरस रही थी। हर बूंद के साथ रात और भी डरावनी होती जा रही थी। राहुल, विजय और अमित गांव के किनारे की ओर चल पड़े। उनके कदम कीचड़ में धंसते जा रहे थे और हर कदम के साथ उनका साहस कम होता जा रहा था। हर कदम के साथ राहुल के मन में डर बढ़ता गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो अपनी धड़कन अपनी छाती में महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। जितना आगे वो बढ़ते गए, माहौल उतना ही भारी होता गया। धुंध और अंधेरा उनके रास्ते को और भी डरावना बना रहे थे। अंत में वो उस सफाई में पहुंचे जहां टोना की झोपड़ी थी। यह जगह और भी भयानक लग रही थी, जैसे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। यह एक जर्जर संरचना थी। झोपड़ी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कभी भी गिर सकती है। फूस की छोड़ी छत के भार तले दीवारें झुकी हुई लग रही थीं। दीवारों पर दरारें साफ दिखाई दे रही थीं। एक टिमटिमाता हुआ तेल का दीपक अंदरूनी भाग को एक भयानक चमक से रोशन कर रहा था। दीपक की रोशनी में झोपड़ी का हर कोना और भी डरावना लग रहा था। लड़कों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और झोपड़ी की ओर एक कदम बढ़ाया। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनके कदम भारी लगने लगे। राहुल ने धीरे धीरे झोपड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था और दीपक की टिमटिमाती रोशनी में सब कुछ भयानक लग रहा था। लड़कों ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। उनके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं और उनके मन में डर और भी बढ़ गया। राहुल दहलीज पर हिचकिचाया। वो अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा में अगरबत्ती की गंध भरी हुई थी। अजीब-ओ-गरीब जड़ी बूटियां और जानवरों की हड्डियां छत से लटकी हुई थीं। मिट्टी के फर्श पर लकड़ी का एक स्टूल उल्टा पड़ा था और कमरे के बीच में दीवार से सटा एक बड़ा काला आईना रखा था। राहुल ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आईना कमरे से रोशनी सोख रहा हो। टिमटिमाते दीपक की रोशनी में विजय और अमित का चेहरा भी पीला पड़ गया था। दंबती था। आईना राहुल को अपनी ओर बुला रहा था। यह कोई साधारण आईना नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी काला आईना था जो उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। मुझे उसकी गहराई में देखने की एक अजीब सी चाहत महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आईने के अंदर कोई छिपा हुआ रहस्य है जो मुझे पुकार रहा है। जैसे जैसे वो करीब आता गया, वो उसके कालेपन में अजीब और गरीब आकृतियां देख सकता था। ये आकृतियां
मानो किसी दूसरी दुनिया की थीं, जो उसे अपनी ओर खींच रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया और आईने की चिकनी सतह को छुआ। सतह इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। उसकी बाहों में ऊर्जा का एक झटका लगा। यह झटका इतना तेज था कि उसने अपनी बाह को तुरंत पीछे खींच लिया। आह! यह दर्द असहनीय था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। वो दर्द से चिल्लाया और पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो और चारों ओर सन्नाटा पसर गया हो। जब दीपक की रोशनी वापस टिमटिमाई तो राहुल ने देखा कि उसके दोस्त फंस गए हैं। उनके चेहरे पर डर और असहायता साफ झलक रही थी। वो अपनी जगह जमे हुए थे। उनकी आंखों में भय और अनिश्चितता थी, जैसे वो किसी भयानक सपने में फंस गए हों। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ देख रहे हों जो उनकी समझ से परे हो। वो एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते थे। उनके शरीर जैसे पत्थर के हो गए थे और वो बस खड़े खड़े उस काले आईने को देख रहे थे, जो अब और भी रहस्यमयी लग रहा था। राहुल घबरा गया। उसने अपने दोस्तों को आजाद करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिल्कुल पत्थर की तरह जमे हुए थे। उठो, हिलो, प्लीज। वो उस जगह पर मुड़ा जहां आईना रखा था, लेकिन वो गायब था। बस एक खाली दीवार बची थी। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही गायब नहीं हो सकता। राहुल फंस गया था। वो उन काली शक्तियों के साथ अकेला था जो यहां खेल रही थीं। उसे यहां से निकलना था। उसे मदद लानी थी। जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं तो अमित हिला और कांपने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उसके होंठ हिल रहे थे और ऐसे शब्द निकल रहे थे जो मुश्किल से सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई रहस्य। यह एक प्राचीन प्रार्थना थी, सदियों पुरानी। एक प्रार्थना जो उनकी दादी बुराई से सुरक्षा के लिए पढ़ती थीं हर रात। जैसे ही अमित ने जाप किया, एक गर्म रोशनी ने झोपड़ी को भरना शुरू कर दिया। हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। दमनकारी माहौल हटता हुआ लगा। मुझे उम्मीद महसूस हो रही है। राहुल को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे पर रंग वापस आ रहा था। वो अब जमे हुए नहीं थे। हमें जाना होगा अभी। बिना एक शब्द कहे तीनों लड़के झोपड़ी से बाहर निकले और रात में भागे। वो तब तक नहीं रुके जब तक वो गांव की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। अगली सुबह गांव वालों ने टोना की झोपड़ी को खाली पाया। उसका कोई पता नहीं था, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि लड़कों की बहादुरी ने उसे भगा दिया। दूसरों का मानना था कि वह बस एक नई जगह चली गई है, जहां वह अपने काले जादू का अभ्यास बिना किसी रोक टोक के कर सके। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, टोना का जादू असली था और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। उस दिन के बाद से रामपुर के गांव वालों ने कभी भी टोना का नाम नहीं लिया। टोना एक रहस्यमयी महिला जिसकी कहानी ने पूरे गांव को भयभीत कर दिया था। उन्होंने उस सफाई से परहेज किया जहां उसकी झोपड़ी थी। उसकी झोपड़ी अब एक खंडहर बन चुकी थी, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। और उन्होंने अपने बच्चों को उत्सुकता के खतरों के बारे में चेतावनी दी। बच्चों को सिखाया गया कि टोना की झोपड़ी के पास जाना मना है, और उसकी कहानी सुनकर वे और भी डर जाते थे। उस रात की याद राहुल, विजय और अमित को सताती रही। वे तीनों उस रात को कभी नहीं भूल सकते थे जब उन्होंने टोना की झोपड़ी के पास जाने की गलती की थी। यह एक याद दिलाता था कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। कुछ रहस्य दबे रहना ही बेहतर है। टोना की कहानी एक ऐसा रहस्य थी जिसे कोई भी खोलना नहीं चाहता था, और इस तरह काले आईने वाली महिला टोना की कहानी रामपुर में जीवित रही। उसकी कहानी ने गांव के हर कोने में अपनी जगह बना ली थी। ठंडी रातों में आग के चारों ओर फुसफुसाई जाने वाली एक खौफनाक कहानी,
लोग एक दूसरे को टोना की कहानी सुनाते और डरते रहते थे। एक याद दिलाता है कि छोटे से छोटे गांवों में भी अंधेरा साया मंडरा सकता है। रामपुर के लोग अब भी उस अंधेरे साये से बचने की कोशिश करते हैं जो टोना की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है। गांव के कुएं के पास भी लोग सावधानी से जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि टोना की आत्मा वहां भी हो सकती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर टोना की कहानी को याद करते और युवाओं को चेतावनी देते कि वे जंगल के उस हिस्से में न जाएं जहां उसकी झोपड़ी थी। दिन के समय बच्चे खेलते, लेकिन वे हमेशा उस क्षेत्र से दूर रहते जहां टोना की झोपड़ी थी। टोना की कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में डर बैठा दिया था और इस तरह रामपुर में हर दिन एक नई शुरुआत होती, लेकिन टोना की कहानी का साया हमेशा उनके साथ रहता। यह कहानी एक चेतावनी थी कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।